वेलकम टू क्विक लर्न मराठी अक्षर भारती का लेसन क्रमांक 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। साथ ही हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। लेसन क्रमांक 3 शाल, जिसे लिखा है रागा जाधव जी ने। जन्म एंड मृत्यु दोनों साथ दी गई है 1932 ते 2016। कवी, समीक्षक, ललित लेखक, साहित्याची जाण आणि बहुआयामी समीक्षा उक्ती, यातून त्यांची समीक्षा विकसित झाली। समीक्षा कैसे विकसित हुई उसके बारे में बताया गया है कि ग्रेट पोएट थे, समीक्षक थे यानी क्रिटिक, परीक्षण करने वाले थे, ललित लेखक इससे राइटर थे। व्यापक वाङ्मयीन दृष्टिकोन आणि चिंतनात्मकता ही त्यांची समीक्षेची वैशिष्ट्य आहे। समीक्षा की वैशिष्ट्य उन्होंने बताई है कि वाङ्मयीन दृष्टिकोन था यानी लिटरेचर थे, और दृष्टिकोन का मतलब होता है पर्सपेक्टिव नजरिया। त्यांचे समीक्षक विषयक लेखनाची 30हून अधिक पुस्तके आहेत। 30 से ज्यादा उन्होंने पुस्तके लिखी। त्यांचे साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ आनंदाचा डोह, निळी पहाट, आधुनिक मराठी काव्यित्र्यांची कविता, साठोत्तरी मराठी कविता व कवी, आगळी वेगळी नाटक ही समीक्षात्मक पुस्तके, वियोगभ्रम, माडवतीच्या कविता हे कविता संग्रह इत्यादि लेखन प्रसिद्ध आहे। जो भी लेखन प्रसिद्ध है, बुक्स कुछ फेमस थी वो दी गई है यहाँ पे। 1970 ते 1990 या काळात ते विश्वकोशाचे संपादनात सहभागी होते। शालीभोवती असलेल्या लेखकाची आठवणी या पाठातून व्यक्त झाल्या आहेत। इस पाठ में जो है शॉल से रिलेट जो लेखक की आठवण थी यानी जो यादें हैं वो जुड़ी हुई है, वो बताई गई है। शाल ही प्रतीकात्मक आहे। शालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा आहे। पाठातील औदार्याचे उदाहरण हे माणसाची संवेदनशीलता जपणारा आहे। वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणीचे मोल महत्वाचे असते। यहाँ पे बताया गया है कि कोई एक वस्तु से कैसे हम जुड़ते हैं और वो जो उससे जुड़ी हुई बातें होती है वो कितनी इम्पोर्टंट होती है हमारे लिए। आठवण, यादें, महत्व यानी इम्पॉर्टन्स। कोणतीही निर्जीव वस्तू निगडीत असलेले संदर्भ मानवी भावना तरल ठेवतात। वस्तूशी निगडीत कोणतीही आठवण असो अथवा प्रसंग, त्याची मानवी संदर्भच सर्व अर्थाने महत्वाचे ठरतात। अब यहाँ बताया गया है, निगड़ित का मतलब बता दूं, कनेक्ट, लिंक्ड जिसे कहते हैं हम, कोई चीज से हम लिंक रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं उसे। निर्जीव यानी जिसमें जान नहीं रहती है। लेखक ने कहा है कि कैसे हम कोई निर्जीव वस्तु से भी कनेक्ट रहते हैं और वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है हमारे लाइफ में, यही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो। लेखक कह रहे हैं कि एक बार मैं पु ल देशपांडे के घर गया था कुछ काम के रिगार्डिंग। काम झाल्यावर मी निघण्याची बेतात होतो। जैसे ही मेरा काम हो गया तो मैं निकलने के लिए रेडी था। तेवढ्यात सुनीताबाई ने मला थांबले व विचारले। उतने में सुनीताबाई ने आवाज दी और मुझसे पूछा, विचारलं यानी क्वेश्चन करना, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय? अब यहाँ क्वेश्चन मार्क आया है। उन्होंने पूछा है क्या मैं अगर आपको शाल दूंगी तो चलेगा क्या? मी एका पायावर हो म्हटलं। मैंने एक पैर पर हाँ कह दिया। पुल व सुनीताबाई यानी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला। मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि वो मुझे सुनीताबाई और पुल देशपांडे जी मुझे शाल दे। ती शाल मी माझ्या खोलीत सूटकेस मध्ये ठेवून दिली। अब वो शाल मैंने क्या की, मेरे घर गया और मैंने सूटकेस में रख दिया। वापरली मात्र कधीच नाही, मैंने उसे कभी भी यूज नहीं किया। पुढे वाईला शिवकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो। आगे मैं शिवकोश अध्यक्ष के नाम से जाना गया और मैं वहां गया। तिथे नदी काठाच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे। वहां पे मैं एक नदी के किनारे एक खोली मुझे मिली, वहां मैं रहता था। खोलीच्या दक्षिणेकडे खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोड्या प्रवाहावर होत्या। अब खोली के दक्षिण विभाग में जो है मेरी खिड़कियां खुलती थी, वहां पे कृष्णा नदी थी। ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हाईलाइट कर रही है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीखालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मुलं एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याचा
उद्योगात होती। मैंने देखा कि नदी किनारे एक औरत है, उसका छोटा बच्चा है, उसने अपने छोटे बच्चे को एक टोपली में रखा है और वो क्या कर रही है, मासे पकड़ रही है। ठीक है, मासे का मतलब होता है फिशेस, मच्छिया। तिचे बाळ कड़कड़ाचे ठंडीने कुड़कुड़त रडत होते। अब उसका जो बच्चा था ठंडी की वजह से ना शिवरिंग कर रहा था, यानी कि थरथर काप रहा था। पण आई तिकडे बघत नव्हती, लेकिन उसकी माँ उसकी तरफ नहीं देख रही थी। मला मात्र राहवले नाही, मुझसे रहा नहीं गया। मी सुटकेस मधील पुलकित शाल काढली। अब ये याद रखिएगा कि शॉल के बारे में पूछता है कि शॉल कौन सी थी, तो आपको ये याद रखना है कि वो शाल का नाम पुलकित शाल था। उन्होंने सुटकेस से वो शाल निकाली, 5-50 रुपयांचा नोट काढला, वो त्या बाईला हक्का मारली। फिर मैंने सुटकेस से शाल निकाली, 5-50 का नोट निकाला और उस बाई को आवाज दी। बाई कौन सी, जो मछलियां पकड़ रही थी, उसे याद रखिएगा। 5-50 रुपये दिए उन्होंने, है ना, और शाल दी और उसे आवाज दी। खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, मैंने ये सारी खिड़की से नीचे की तरफ दिया और कहा, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस। मैंने कहा कि पहले उस बच्चे को शॉल में अच्छे से लपेट ले और फिर उसके बाद मछलियां पकड़ने के लिए बैठ। या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती। अब यहाँ कह रहे लेखक कि इस घटने की यादें, ऊब यानी आठवन, ये याद रखिएगा। ये जो यादें थी वो शाल की यादों से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, अधिक होती, यानी वो इम्पोर्टेंट उनके लिए बहुत ज्यादा अधिक थी। कविवर्य नारायण सुर्वे खूब सभा सम्मेलने गाजवत। अब यहाँ पे कविवर्य यानी कहा गया है श्रेष्ठ कवि, ग्रेट पोएट को। नारायण सुर्वे क्या करते थे, बहुत सारी सभा जो है लेते थे। पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षी झाले, आगे जाके वो साहित्य संमेलन के अध्यक्ष भी बने। परिणामत त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे। अहोरात्र यानी कि पूरी रात वो कार्यक्रम उनका चलता रहता था। प्रत्येक कार्यक्रमात सम्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही। हर एक कार्यक्रम में ना उन्हें शॉल मिलती थी और सम्मान के रूप में एक फल, जैसे नारियल। आपने देखा होगा कि हमारे देश की प्रथा रही है कि कैसे हम सम्मान में एक नारियल और शाल देते हैं, तो उन्हें वो हर बार मिलता रहता था। एकदा ते मला म्हणाले, एक बार उन्होंने कहा मुझसे, या शाली घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। उन्होंने कहा कि मैं ये शाल ले लेकर क्या बन रहा हूँ, शालीन बनने लगा हूँ। तो शाल आपको भी पता है किसे कहते हैं। शाल मतलब जो बदन पर ओढ़े जाने वाला, जैसे बोलते हैं ना अंगावर घेण्याचा उबदार वस्त्र, उसे कहा जाता है। शालीन अगर आप कहेंगे, उसका मीनिंग मैं आपको बताऊं, शालीन का मतलब होता है डिसेंट। उन्होंने कहा कि शॉल ले लेकर मैं क्या बनने लगा हूँ, डिसेंट हो रहा हूँ, सभ्य हो रहा हूँ, नम्र हो रहा हूँ। त्यांच्या बोलण्यातील अप्रोधिक खोच माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणार होती। वो जो बातें कर रहे थे वो सहजपणे, ज्यादा इतनी समझ नहीं आने जैसी थी। शाल व शालीनता यांचे संबंध काय। मैं ऐसे सोच रहा था कि शाल और शालीनता का क्या संबंध है। खरे तर खरीखुरी शालीनता शाली विनाचा शोभते। सर्वात मूळतः शालांची वर्षाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नहीं, कधी क्षणही झाली नहीं। उन्होंने कहा कि वो उन्हें इतनी सारी शॉल मिलने के बाद भी उनका जो स्वभाव था वो कभी भी गुम नहीं हुआ, और क्योंकि वो सभ्य इंसान थे, डिसेंट इंसान थे, तो वो वैसे ही रहे। मी काव्यवरने म्हटले, मैंने ग्रेट पोएट से कहा, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन, भिकेला लागेन, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक शाल लगेच नेऊन देईन। यावर तो शालीन कवि मनापासून हंसला। अब मैंने उनसे कहा, वो ग्रेट पोएट से, कि अगर शॉल से जो है शालीनता अगर आती है तो मैं क्या करूंगा, बहुत सारी शॉल खरीदूंगा और लोगों को बांटने लगूंगा। ये बात जब मैंने उनसे कही तो वो हंसने लगे।
शालीमुळे शालीनता येते की जाते? मेरा सवाल था कि शॉल जो है उसे शालीनता आती है या जाती है? या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे. वो जैसे की वैसे ही ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में है. सम्मान करण्याचा रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे. अब उनके दिमाग में जो सवाल चल रहा था कि शाल से कहीं हम ये बहुत बड़ा जग जो है गुमा ना दे, कहीं जैसे बोल रहे कि शाल से शालीनता आती है, ये उनके दिमाग में चल रहा था. मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो. बिनविरोध यानी अनअपोज्ड होता है. उन्होंने कहा ईयर था 2004 जब मैं क्या बना, साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बना. तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालीनचा वर्षाव झाला. तत्काल कंटिन्यूअस जो है 1-2 साल ऐसे गुजरे कि मेरे पे शॉल की बारिश होने लगी. एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6च्या खोली त्यांना ठेवण्याचे शक्य नव्हते. इतनी शाल मेरे पास जमा हुई कि मेरी जो खोली थी 8x6 की, उसमें रखने की जगह नहीं थी. मग मी सगळे शालींचे गोठडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले व त्या शाली वापरण्याचे वगैरह त्याला सर्व अधिकार दिले. अब मैंने क्या किया, वो सारी शॉलों को जमा किया. निकटवर्ती यानी नजदीकी मित्र, उसे मैंने वो दे दिए और क्या अधिकार दिया कि तो उसे यूज भी कर सकता है. बेचारा अति प्रमाणिक, वो बहुत ही सच्चा दिल इंसान था. त्याचेही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले. उसकी भी छोटी खोली थी और उसमें उसने वो शॉल को संभाला. हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रीमकांना. धीरे धीरे फिर मैंने क्या किया, वो सारी शॉल को डिस्ट्रीब्यूट किया जो गरीब लोग थे. याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे. अब ये यहाँ पे नाम आया है ओंकेश्वर मंदिर. ठीक है, ये ओंकेश्वर गुजरात में एक जगह है जहाँ पे मंदिर है, उसे कहा गया है. तेथील कट्ट्यावर बसने मला आवड़ते. वहां पे मंदिर के सामने एक कट्टा था, वहां पे मुझे बैठना बहुत ज्यादा, अब वो कट्टे पे उन्हें बैठना पसंद था. कट्टा अगर आप बोलोगे तो एक प्लेटफॉर्म की तरह होता है, एक बेंच होता है, उसे कहते. एका दिवस काय घडले, एक दिन क्या हुआ कि कडक थंडीचा दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिषेकरी कट्याला लागूनच चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले. मैंने देखा ठंडी का दिन था और एक भिषेकरी था, जो भिक्षा मांगने वाले होते हैं ना, उसे भिषेकरी कहते हैं. वो ठंडी से क्या कर रहा था, काप रहा था, शिवरिंग कर रहा था. तो उसे मैंने देखा. दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन अंकलेश्वरच्या कट्ट्यावर आलो. फिर मैंने क्या किया, दूसरे दिन 2 शॉल लिए और वो अंकलेश्वर जो मंदिर है उसके कट्टे पर, यानी वो प्लेटफॉर्म जो ऑन द प्लेटफॉर्म कहते हैं जिसे, वहां में गया. तो म्हातारा होताच, वो बूढ़ा वहीं था बैठा हुआ. त्याला 2 शाले दिल्या. मैंने उन्हें 2 शाले दी. त्याने थरथरत्या हाथाने मला नमस्कार केला. उनको मैंने जब शाल दी, उन्होंने थरथराते हुए हाथों से मुझे नमस्कार किया. पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वरला जाण्यास उसंत लाभला नाही. कुछ 4-5 दिन में बहुत बिझी रहा, जिसकी वजह से मैं उस मंदिर की तरफ जा नहीं पाया. त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो. फिर उसके बाद जैसे मैं नेहमी आता जाता था, यानी डेली जैसे आता था वैसे जाने आने लगा. मग एकदम त्या भिषेकरी उदाची आठवण आली. अचानक से वो भिषेकरी की याद आ गई मुझे. तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच. वो हमेशा यानी डेली जहाँ बैठता था वो उस जगह पे नहीं था. ठिकाणी यानी वो प्लेस पे. तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो, वो पुलावरून चालू लागलो. फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ये जो ब्रिज है उस पर थोड़ा सा राउंड मार लेता हूँ. तो मैं चलने लगा. पुलाच्या जवळपास माथ्यावर तो भिषेकरी म्हातारा दिसला. फिर मुझे वो पुल के नजदीक ही वो भिषेकरी यानी वो ओल्ड मैन म्हातारा दिखा. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. मैं तुरंत उसके पास गया. पाहतो तो काय, क्या देखता हूं मैं, तिचे चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर तसेच कुडकुडेने, तेच दिणवणे जिने.
अब मैं क्या देख रहा हूँ कि वही शिवरिंग करना, वही फटे पुराने कपडे उसके बदन पर है. मी म्हटले, मैंने कहा, बाबा तुम्ही मला ओळखले? बाबा क्या आपने मुझे पहचाना? त्याने नकारती मान हलवली. उसने जो है हाँ में सर हिलाया कि हाँ मैं पहचानता हूँ आपको. मग मीच म्हटले, फिर मैंने कहा, बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते? फिर मैंने कहा, बाबा 5-6 दिन पहले मैंने आपको 2 शॉल दिए, क्या आपको याद है? यावर म्हातारा खुल्ला वो पुन्हा हाथ जोड़ून म्हणाला. इस पर वो म्हातारा जो है थोड़ा खुल गया और हाथ जोड़कर कहा, हे भल्या माणस, ए भले आदमी, तू लई मोठा, तू बहुत बड़ा आदमी है. मायासनी शाली दिल्या, बहुत प्यार से तूने मुझे शाल दी, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाल कशी शोभतील? फिर उसने कहा, लेकिन बाबा मैं भिकारी इंसान हूँ, भिशेकरी इंसान हूँ, मुझे शाल शोभा नहीं देती. त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट. उस शोभा से ज्यादा पेट की आग बहुत बड़ी होती है. मी शाली इकल्या वो 2-3 दिवस पोट भर जेवून घेतलं बाबा. उसने कहा, मैंने वो शॉल को बेच दिया और 2-3 दिन पेट भर कर अच्छे से खाना खाया. आमचा हे असलं बिकट जीना, यही हमारा जीना है. तुझा लई उपकार होते बाबा, तेरा बहुत एहसान हुआ, तूने जो मुझे शाल दी. शालीची शोभा आणि ऊब, वो पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. अब वो वहां पे ये कह रहे हैं कि पेट की आग जो है, शाल की जो सम्मान में दी जाने वाली आठवन, ये सबसे ज्यादा बड़ी होती है. भूखल्यास अन्न द्यावे, जो भूखे होते हैं उन्हें खाना देना चाहिए. तहानल्यास पाणी द्यावे, जो प्यासे होते हैं उन्हें पानी देना चाहिए. आणि हेही जमले नाही और यही अगर आपसे नहीं होता तर अभंग्यांना सम्मानाच्या शाली तर द्यावे और जो जरूरतमंद है उन्हें शॉल तो देना चाहिए. तो ये लेसन था. ये लेसन हमें क्या सिखाता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. तो ये लेसन हमें क्या मैसेज देता है कि जो जरूरतमंद होता है ना, उसकी असल जो नीड होती है उसे हमें क्या करना चाहिए, पूरी करना चाहिए. और यही एक्चुअल में इंसानियत है और हमें उनका क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए. तो ये था लेसन शाल. इसके अब क्वेश्चन आंसर करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर. हाँ, पु ल व सुनीताबाई यांनी दिलेल्या शालीचे लेखकांनी पाठात केलेले उल्लेख. तो मैंने पहले भी कहा था, याद रखना है आपको, 1 मार्क्स के लिए आता है. शाल जो है उसका उल्लेख कैसे किया उन्होंने, उसे कहा था पुलकित शाल. 2004च्या मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष. मैंने बार बार आपसे रिपीट किया है कि लेसन को अच्छे से आप जितना अच्छे से एक्सप्लेनेशन सुनोगे ना क्वेश्चन आंसर, उतने ही इजी हो जाएंगे. 2004 में जिसे साहित्य सम्मेलन का लिए चुना गया था वो कौन थे, राग जाधव जी. पाठात उल्लेख असणारी नदी, जो पाठ में नदी का जिक्र हुआ है, उल्लेख हुआ है, वो थी कृष्णा नदी. सभा संमेलन गाजवणारे कवी कौन थे, नारायण सुर्वे. शालीच्या पाठात आलेले विविध उपयोग लिहा. शाल के जो उपयोग आए हैं वो लिखना है. पाठात आलेले शालीचे विविध उपयोग, अंगावर मिरवणे, सम्मान है ना, गरजवानाला अभिषेक करेला, ये सारी चीजें आपको लिखनी है. म्हातारा आशक्त भिशेकरी कट्याला लागून चिरगुटे टाकून व पांघरून कुड़कुड़त बसल्याचे पाहिले. तब उन्होंने क्या किया, जब देखा कि एक ओल्ड मैन जो है बैठा हुआ है ना कट्टे पर. 2 शाली कट्ट्यावर घेऊन आलो व कुड़कुड़णाऱ्या म्हाताऱ्या भिशेकरीला 2 शाले दिल्या. लेखक ने क्या किया, 2 शाल लेकर आया और वो जो काप रहा था, जो शिवरिंग कर रहा था ओल्ड मैन, उसे वो 2 शाल दे दी. क्वेश्चन नंबर 3. खालील प्रसंगी लेखकाने केलेली कृती लिहा. एका बाईचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत होते. वो एक औरत है, उसका बच्चा जो है वो शिवरिंग कर रहा था ठंडी में. लेखकाने सुटकेस मधली शाल काढली, बाईला हका मारली, वो खिडकीतून तिला शाल आणि 5-50 रुपयांचा नोट दिला. तो ये याद रखिए, बहुत लोग इसे 50 रुपए लिखते हैं, तो ये याद रखना है, 5-50 लिखना है आपको. कारणे शोधून लिहा. कारण यहाँ दी गई है वो आपको लिखना है. कारण ये अंडरलाइन कर देती हूँ, यहाँ से आप कारण लिखेंगे. एका बाईचे बाळासाठी शाल दिल्याच्या घटनेची ऊब पुलकित शालाची उबेपेक्षा जास्त होती. कारण यानी वो ऊब यानी जो उसका इम्पोर्टेंट था
है ना, वो क्यों ज्यादा है, उसकी यादें उसे देणे से ज्यादा क्यों इम्पॉर्टंट है, तो वो यहाँ पे कारण रिझन बताया है. कारण या घटनेतून लेखकांना परोपकार केल्याचा सुख मिळतो, है ना, ये लिखना है आपको. शालीच्या वर्षामुळे नारायण सुर्वे यांची शालीनता हरवली नाही. कारण लिखना है यहाँ पे है. कारण सुर्वे मुळातच शालीन होते. लेखकांच्या मते शालीमुळे शालीनता जाते. कारण देखो यहाँ दिया है. कारण सम्मान करण्याच्या रूपाने आपण एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोका मोठा आहे. आकृती पूर्ण करा. क्वेश्चन नंबर 5. लेखकांनी भूषवलेली पदे. लेखक को कौन कौन सी पद मिली थी, तो यहाँ पे लिखना है. विश्वकोशाचे अध्यक्षपद और साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद. खालील वाक्यातील कृतीतून कवी विचारांतून करणारे लेखकाचे गुण शोधा. जो गुण है वो दिए गए हैं आपको, सेम वैसे ही लिखना है. ऐसे कुछ आपको ऐड नहीं करना है या इरेज भी नहीं करना है. बाईला हाका मारून खिडकीतून शाल व नोटा दिल्या, क्या होगी, उसका क्या कहलाएगा, संवेदनशीलता. खरं तर खरीखुरी शालीनता शाली विनाच शोभते, तो यहाँ होगा वास्तवाचे भान. हळूहळू मी सगळे शाली वाटून टाकले, उदारपणा. खालील शब्दांतील अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा. जवळपास और उलटत पासनी. ठीक है, उलटत पासनी क्या शब्द बनेंगे यहाँ दिए गए हैं, तो आप सेम कॉपी कर लीजिएगा. 4 पूछता है एक एक मार्क्स के लिए, तो कोई भी 4 शब्द आप तैयार करके रख दोगे तो आपको फुल ऑफ 1 मार्क्स तो मिलेंगे ही. अधोरेखित शब्दांसाठी योग्य समानार्थी शब्द वापरून वाक्य पुन्हा लिहा. कोई भी एक योग्य जो है समानार्थी शब्द आपको यूज करना है, वापस से वो सेंटेंस को पूरा करना है. पूरा सेंटेंस में रीड नहीं करूंगी, आप रीड कर लीजिएगा. अहोरात्र रात्रंदिवस, है ना. चिंचोड़िया यानी बारीक कहा जाता है, और निकटवर्ती जवळच्या यानी जो नजदीकी मित्र है उसके लिए उन्होंने निकटवर्ती शब्द यूज किया गया था. पुलकित है उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार किया कि करा. यहाँ पे प्रश्न बनाया गया है, आप एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा. यहाँ पे भाववाचक नाम तैयार होते, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, आपको बस एज इट इज कॉपी करना है. अधोरेखित शब्दांचे लिंग बदलून वाक्य पुन्हा लिहा. सिर्फ लिंक बदलना है, वापस लिखना है. जैसे लेखक का लेखिका होगा और मुलगा का मुलगी होगा, सेम. बाकी आप कॉपी कर लीजिएगा, मार्क्स मिल जाते हैं. अगर जहां भी पूछता है लिंक बदलून वाक्य पुनः लिहा, तो ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ लेखक दिया है, लेखिका लिखकर छोड़ दिया है तो 1 मार्क्स नहीं मिलेगा, वहां भी आपके मार्क्स माइनस हो जाते हैं, तो ये भी याद रखेगा. मुलगा दिया है, मुलगी लिख दिया है और सोचा है कि मार्क्स दे दिए जाएंगे, तो नहीं दिए जाते, वो भी याद रखेगा. सौमत. शाल व शालीनता यांचा पाठाच्या आधारे तुम्हाला कळलेला अर्थ स्पष्ट करा. शाल और शालीनता का अर्थ आपको क्या समझ में आया है वो आपको लिखना है. शाल जो है सम्मान चिन्ह है ना. ये सारी चीजें आप रीड करेंगे. बहुत ही सरल मराठी में उत्तर दिया गया है, तो आप अच्छे से लिखकर याद करिएगा. भिशेकरांनी केलेल्या शालीचा उपयोग याविषयी तुमचे मत लिहा. जो भिक्षा करी था उसने वो शाल का उपयोग कैसे किया, याद है उसने कहा था कि कैसे मैंने वो शाल को जो है बेच दिया और मैंने 2-3 दिन का उससे खाना खाया हूँ. वो सारी चीजें आपको लिखना है. ठीक है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कीजिएगा. लेखकाची भावना जशा शाल या वस्तूशी निगडीत आहे तशी तुमच्या आवडीची वस्तू निगडीत असलेल्या भावना तुमच्या शब्दांत लिहा. कोई जैसे लेखक ने अपना एक कनेक्शन बताया है, लिंक बताया है शाल से, वैसे अगर आपका भी कोई लिंक है कोई भी वस्तु से तो वो आपको लिखना है. वो एक छोटा सा लिखा है यहाँ पे नमूना उत्तर, तो आप वही कॉपी कर लीजिएगा. तो ये था हमारा लेसन और इसके क्वेश्चन आंसर. नेक्स्ट लेसन आने तक अच्छे से लेसन को रीड कर कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सप्लेनेशन बार बार सुनिए, क्योंकि जितना एक्सप्लेनेशन आप सुनते हो ना, जितना अच्छे से लेसन को समझने की कोशिश आप करते हो ना, तो आपको अपने आप क्वेश्चन आंसर याद हो जाते. और मेन यही होता है बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग भी अगर मैं बात करूं, तो लेसन जितने अच्छे से आपको समझ आएगा उतने अच्छे से आप क्वेश्चन आंसर कर पाओगे. तो कैसा लगा जरूर बताना.
वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।